एक लड़का समाज के लोगों से काफ़ी परेशान रहता है। वह समाज के लोगों से खरी खोटी सुनकर बहुत दुखी रहता है। समाज के लोग आए दिन उसे कहते हैं, तू तो नाजायज औलाद है, तू जिस जगह में पल रहा है तू उनकी औलाद है ही नहीं, तू एक मुस्लिम की औलाद है। इतना सुनता है वह लड़का तो काफ़ी दंग रह जाता है। और वह लड़का छोटा रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो आए दिन ऐसी ही चीज़ें उसे सुनने को मिलती हैं। हर रोज़ वह वही सुनता है जो यह सुनना पसंद नहीं करता। हर रोज़ कोई ना कोई व्यक्ति उसे यही कह देता है कि तू तो नाजायज की औलाद है। यह लड़का जब बड़ा होता है, जब इसकी उम्र 26 साल की हो जाती है, तो यह जिन लोग इसको गोद लिए रहते हैं, जहाँ पर यह पलता बढ़ता है, उन माँ बाप से यह बेटा पूछता है कि आखिरकार मेरी पहचान क्या है और मैं किनका बेटा हूँ, मेरे बाप का क्या नाम है। बार बार सवाल करने पे इसे जवाब नहीं मिलता, लेकिन फिर ये धमकी देता है कि अगर आप लोग मुझे नहीं बताए तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। इतना सुनने के बाद उसके जो माता पिता रहते हैं वह सारी सच्चाई बता देते हैं। और जब वह लड़का ऐसी चीज़ें सुनता है तो काफ़ी दुखी होता है। ये कहानी समाज को शर्मसार कर देने वाली है, क्योंकि ऐसी कहानी हम अक्सर फिल्मों में देखा करते हैं और सुना करते हैं, लेकिन ये जो कहानी है वो वाकई में एक हकीकत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम अभी तक के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे मेरी क्राइम और रहस्यमयी कहानियों की नई अपडेट आप सभी तक अच्छे से पहुँच सके। दोस्तों, जैसे ही इस बच्चे को अपनी हकीकत पता चलती है कि वह कौन है, वह अपनी असली माँ के पास जाता है। उस पते पे जाता है जहाँ इसके घर वाले उसको पता दिए रहते हैं। जब वह उस पते पे जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ कई साल पहले उस जगह को छोड़ के चली गई रहती है। फिर वहाँ से वो पता करता है उस महिला के बारे में, तो पता चलता है कि वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। वह लखनऊ पहुँचता है और काफ़ी खोजने का प्रयास करता है। आखिरकार उसे उसकी माँ मिल जाती है। जब वह अपनी माँ से मिलता है तो अपनी सारी चीज़ें बताता है। तो जैसे ही अपनी माँ से सभी चीज़ें बताता है, उसकी माँ भी दंग रह जाती है कि आखिरकार मैं कई साल पहले जिस बच्चे को जन्म दी थी वह अब इतना बड़ा हो गया है। क्योंकि यह जब महिला उस बच्चे को जन्म देती है तो वह उसे एक बार भी अपनी आंखों से नहीं देख पाती। क्योंकि जब वह उस बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद इसकी जो नानी रहती है वह इस बच्चे को अपने किसी परिचित, जो कि उधमपुर हरदोई के रहने वाले रहते हैं, उनको सौंप देती है, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं रहती है। यह जब अपनी माँ से मिलता है तो बार बार क्वेश्चन करने लगता है कि आखिरकार वह किसका लड़का है और उसके बाप का क्या नाम है। बार बार पूछने से उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है और रो रो कर अपनी सारी चीज़ें बताती है। दरअसल यह मामला, यह घटना सन 1994 का है, जब यह बच्ची, जिसका नाम गीता 12 साल की रहती है और अपने दीदी और अपने जीजा के साथ शाहजहांपुर में रहती है। क्योंकि इनकी दीदी और इसके जीजा जो रहते हैं वह एक टीचर रहते हैं, वह पढ़ाने का काम करते हैं। यह अपनी दीदी और जीजा के पास रहती है और वहीं पढ़ती लिखती है। हर दिन की तरह इसकी दीदी और जीजा पढ़ाने के लिए चले जाते हैं और बच्ची घर में अकेली रहती है। लेकिन वहीं फिर पड़ोस के ही दो व्यक्ति, जिसका नाम रहता है नकी हसन और छोटा भाई जो कि गुड्डू, यह दोनों भाई सगे भाई रहते हैं। जैसे ही इसकी दीदी और इसके जीजा घर से निकलते हैं तभी यह दोनों भाई उस घर में एंट्री लेते हैं। और यह दोनों भाई जब उस घर में घुसते हैं तो इस बच्ची को धर दबोचते हैं और इसके साथ बलात्कार करने लगते हैं। यह 12 साल की बच्ची चीखती चिल्लाती है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश है, लेकिन यह दरिंदे उस बच्ची को बार बार खींचते हैं और नोचते हैं। यह उस बच्ची के साथ बहुत दरिंदगी से बलात्कार उसका करते हैं। और जैसे ही इनकी हवस पूरी हो जाती है तब इस बच्ची को वह डराते धमकाते हैं, कहते हैं कि तुमने अगर किसी के सामने अपना मुंह खोला तो तुम्हें हम जान से मार देंगे, और तुम्हारी दीदी और तुम्हारे जीजा जो हैं उनका भी हाल वही होगा। बच्ची काफ़ी डर जाती है और सहम सी जाती है, वह अपना मुंह कभी नहीं खोलती। अब यह मामला हर रोज़ चलते रहता है। आए दिन नकी हसन और गुड्डू, यह दोनों भाई उस घर में घुसते हैं और उस बच्ची के साथ बलात्कार करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे चलते रहता है। फिर अचानक से उस बच्ची के पेट में 6 महीने बाद दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उसके जो दीदी और उसके जीजा जो रहते हैं इस बच्ची को तुरंत भागते हुए अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में इसका चेकअप स्टार्ट हो जाता है।
चेकअप करने के बाद पता चलता है कि इस बच्ची के पेट में करीब 6 महीने का बच्चा पल रहा है। डॉक्टर बाहर आकर इसके जीजा से और इसकी दीदी से जब यह चीज़ें बताता है तो वह काफ़ी दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार इस मासूम सी बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत, ऐसी दरिंदगी किसने की है। वह डॉक्टर को अपनी तरफ से समझाते हैं कि यह बच्ची अभी छोटी है, इसकी कोई गलती नहीं, इसका अबॉर्शन कर दिया जाए। लेकिन डॉक्टर इतना सुनने के बाद साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि बच्ची अभी 12 साल की है और इसके पेट में जो बच्चा है वह 6 महीने का हो चुका है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस बच्ची का बचना मुश्किल हो जाएगा, इसकी भी जान जा सकती है। वह डॉक्टर इन लोगों को सलाह यही देता है कि इसकी जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इतना सुनने के बाद उसका जीजा इस बच्ची को लेकर चले जाता है और घर में बंद कर देता है और पूरी तरह से इसकी देख रेख करता है और घर से बाहर निकलने नहीं देता। और जैसे ही इस बच्ची का डिलीवरी होता है, लड़का होता है, तभी इसकी माँ इस बच्चे को उठाकर अपने परिचित को दे देती है, सौंप देती है। इधर इतना करने के बाद जीजा जो रहता है इसका, यह उस इलाके से अपना ट्रांसफ़र ले लेता है और इसकी शादी सन 2000 में गाजीपुर के एक व्यक्ति से कर देता है। इसकी शादी हो जाती है, सब कुछ बदल जाते हैं। सन 2000 का समय रहता है। इसी बीच इसको एक और लड़का होता है। 1 साल और गुजर जाते हैं, लेकिन इस लड़की के जीवन में एक मोड़ ऐसा और आ जाता है जिससे यह काफ़ी परेशान हो जाती है। इसके पति को इसके बारे में सारी सच्चाई पता चल जाती है और इसका पति इसे खरी खोटी सुनाकर इसे अपने घर से निकाल देता है। यह उस बच्चे को लेके उस घर से निकल जाती है, क्योंकि ना वो ससुराल की रहती है और ना ही मायके की। वह इस बच्चे को लेके चली जाती है लखनऊ और वहीं वो अपना जीवन यापन शुरू कर देती है। वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन उस बच्चे को देखकर यह जीना चालू कर देती है। इसी बीच इसका जो लड़का रहता है, जो 26 साल पहले इसके पेट से जन्म लिया था, वह इसके पास पहुंच जाता है और यह सब सवाल करता है। राहुल जब अपनी माँ के मुंह से यह सब सारी सच्चाई सुन लेता है तो वह काफ़ी दुखी रहता है। कहता है, माँ मेरे साथ जो भी हुआ वह तो मैं भुगत ही रहा हूँ, लेकिन तेरे साथ जो भी दरिंदगी हुई है तुझे मैं इंसाफ दिलाकर रहूँगा। वह अपनी माँ को समझाता है और माँ को समझाने के बाद पास के ही थाने में, जो कि थाना सदर बाजार पड़ता है, वहाँ जाकर शिकायत दर्ज कराता है। लेकिन वहाँ इसकी शिकायत नहीं लिखी जाती, क्योंकि मामला बहुत पुराना रहता है, करीब 26 से 27 साल का पुराना मामला रहता है। वहाँ इसकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, लेकिन यह फिर कोर्ट में जाकर शिकायत करता है। कोर्ट से छानबीन करने का आदेश आता है। फिर पुलिस वाले छानबीन में जुट जाते हैं। इधर जो नकी हसन रहता है और उसका भाई गुड्डू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद नकी हसन, गुड्डू और यह जो महिला रहती है गीता और उसका बेटा राहुल, यह चारों का डीएनए सैंपल टेस्ट किया जाता है। परीक्षण करने के बाद आखिरकार यह जो नकी हसन रहता है बड़ा भाई, उसका डीएनए इसके बेटे राहुल से मैच खा जाता है। जब यह डीएनए मैच खा जाता है तो पुलिस वाले गुड्डू को धर दबोचते हैं, लेकिन बड़ा भाई जो नकी हसन रहता है वह वहाँ से फरार हो जाता है। फिर कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वाले उसे भी पकड़ के अपनी हिरासत में ले लेते हैं। यह दोनों व्यक्ति को, आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस कम से कम समय में चार्जशीट लगा के इन्हें सजा दिलाने की कोशिश कर रही है। आखिरकार यह दोनों दरिंदे अपनी जिंदगी तो बर्बाद किए ही, लेकिन साथ ही साथ उस मासूम सी बच्ची को कहीं का नहीं छोड़े। ना वो घर की रही, ना अपने ससुराल की रही। दोस्तों, यह सच्ची कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है। आप जहां रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब आपसे मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं क्राइम अभी तक के अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।